हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था मापांक के बारे में। आज हम मापांक के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। फिर मापांक के बारे में हम अपना अगला टॉपिक कोणांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मापांक के बारे में और कुछ मापांक के बारे में। तो हमने मापांक के बारे में कुछ सूत्र को ध्यान रखना है और त्रिभुज की असमीका जो मापांक पर आधारित होती है उनको भी ध्यान रखना है। तो मापांक के कुछ सूत्र का हमें ध्यान रखना है। मापांक से संबंधित सूत्र क्या होते? सूत्र अगर कोई, जैसे मैं बताऊं आपको, अगर आपसे पूछे Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर का मान कितना होता है, तो इसका स्क्वायर का मान हमें सीधे ध्यान रखना है। इसका स्क्वायर का मान होता है Z1 का स्क्वायर प्लस के रूप में Z2 का स्क्वायर प्लस के रूप में 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार के रूप में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये आयाकार से इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है Z1 माइनस Z2 का मापांक का स्क्वायर, इसका मान भी कितना होता है? इसका मान होता है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस के रूप में 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार के रूप में होता है। यह हमें सूत्र ध्यान रखना है। इसी प्रकार क्या हो, अब दोनों बताओ, इन दोनों को जोड़ दो, तुम्हें क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ना है। तो इसी प्रकार होता है Z1 प्लस Z2 मापांक का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का मापांक का स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाए बताओ? इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या? ये दोनों वाले पार्ट बचेंगे। ये भी 2 बार आएगा, ये भी 2 बार आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2Z1 का स्क्वायर मापांक का स्क्वायर Z2 मापांक का स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ, एक और बताओ इसका रूप में। अगर मैं यहाँ लिख दूँ BZ1 प्लस AZ2 का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ? AZ1 माइनस BZ2 का स्क्वायर। तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा A स्क्वायर प्लस के रूप में B स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। या इसको लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 के स्क्वायर के रूप में भी इसका मान आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए। Z1 प्लस Z2 का मापांक का स्क्वायर आए तो ये वाला मान हमें ध्यान रखना है। Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर आए तो ये वाला मान हमें ध्यान रखना है। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला मान हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ BZ या AZ1 ऐसे कुछ आए तो ये वाला फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। ये हमें फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अगर कोई मान आ जाए तो इसमें पुट करके हम सीधे वैल्यू के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और हम पढ़ेंगे, अब पढ़ते हैं त्रिभुज की असमीकाओं से संबंधित सूत्र। ठीक है बच्चों, इनको लिख लिए। अब अपना टॉपिक है त्रिभुज की असमीकाएं। क्या, कौन, किसकी समीका है? त्रिभुज त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। असमीकाएं क्या होती है? जैसे कौन किससे बड़ा होता है। असमीका ये तो होती है ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस प्रकार की जो समीकाएं होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? असमीकाओं के नाम से भी जाना जाता है। हम किस भी बात करेंगे? त्रिभुज के रूप में बात करेंगे। तो त्रिभुज की असमीकाएं क्या होती है वो भी अपने को ध्यान रखती है। ठीक है, त्रिभुज की असमीका लिखते हैं पहले। अगर Z1 प्लस के रूप में Z2 का मापांक दोनों के रूप में आ जाए तो किसका मान बड़ा होगा? इसमें इन दोनों का मान बड़ा होगा। Z1 प्लस के रूप में Z2 का मापांक के रूप में बड़ा होगा। ठीक है, अगर आ जाए Z1 माइनस के रूप में Z2 मापांक के रूप में इसमें भी किसका मान बड़ा होगा? Z1 माइनस के रूप में Z2 के रूप में बड़ा होगा। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो। अगर दोनों पेक नहीं है तो उन दोनों के मान बड़े होंगे। ठीक है, अगर पेक आ जाए तो उनके मान क्या होंगे? छोटे होंगे।
ठीक है, इनका ध्यान रखो। अब इसी प्रकार Z1 प्लस के रूप में Z2 के रूप में आ जाएगा, इसका मान बड़ा हो जाएगा। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, पैक कर रहा हूँ। पैक अगर मैं Z1 प्लस Z2 करूँगा बड़ा तो हमेशा बड़ा ही होगा, तो इसके रूप में नहीं करेंगे, हम इसको पैक करके देखेंगे। इसको पैक करेंगे तो इसका Z1 माइनस के रूप में Z2 के रूप में हो जाएगा ए मापांक। इसमें पैक कर रहा हूँ, लेकिन मान किसका बड़ा आ रहा है, ये वाला मान बड़ा आ रहा है, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, इसी प्रकार Z1 माइनस के रूप में Z2 के रूप में आ गया, इसका मान किसके रूप में बड़ा होगा, इसका मान भी इसके रूप में बड़ा होगा, माइनस के रूप में Z2 के रूप में, इसका मॉडुलस के रूप में इनके मान बड़े होंगे। ये असीमिका है जो हमें ध्यान रखनी है। चलो बताओ, मैं आपसे पूछूंगा इसमें Z1 प्लस Z2 के मापांक में मैक्सिमम मान क्या आ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम मान ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो आप पहले ये चारों असमीकाएँ उतार लीजिए। चारों असमीकाओं के माध्यम से हम देखेंगे Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम क्या मान क्या आएगा, Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम मान क्या होता है, Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम क्या मिनिमम मान क्या होगा, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बताओ Z1 प्लस में आप देखो, एक तो इक्वेशन 1 है, हमें निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम मान, मिनिमम वैल्यू निकालनी। किसकी निकालनी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू Z1 प्लस Z2 की निकालनी। Z1 प्लस Z2 की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी, आप यहीं देखते चले जाना। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 एक तो इक्वेशन 1 में, और Z1 प्लस Z2 कहाँ, इक्वेशन 2 के रूप में। तो बताओ Z1 और Z2 से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता लगा सकते हो। अगर बताओ मैंने जैसे आपके लिए कोई असमीका दी, जैसे असमीका में मैंने x का मान दे दिया, x का मान a से छोटा है और बराबर है, मतलब x का मान क्या है, b, x का मान a से छोटा है और बराबर, x का मान किसके रूप में, b से बड़ा है, मतलब b से a, ये बी से बड़ा है और बराबर है। तो x का अधिकतम मान कितना हो सकता है, मतलब x अधिकतम कहाँ तक जा सकता है, x अधिकतम a तक जा सकता है, और न्यूनतम मान कहाँ से जा सकता है, b के रूप में जा सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ बड़ी साइन क्या दिख रही है, Z1 प्लस Z2 के रूप में ये वाला बड़ा दिख रहा है। देखो आप यहाँ से कंपेरिजन करके बताओ, इसमें ये वाला बड़ा दिख रहा है ना, तो ये Z1 प्लस Z2 का, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, Z1 प्लस के रूप में Z2 के रूप में इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब बताओ इसमें तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अब ये किससे छोटा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, Z1 इससे छोटा हो रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी मापांक ऑफ Z1 माइनस के रूप में Z2 के रूप में इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसका मैक्सिमम मान ये होता है, मिनिमम मान ये होता है। जैसे आप जैसे इसको इधर भी लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते क्या, इसको साइन लगा के, इसको साइन ऐसे लगा दो, ये साइन लग रहा है, इसके ऐसे साइन लगा दो, तो इसका ऐसे लिख दो आप Z1 माइनस के रूप में Z2 के रूप में, इसको ऐसे लिख दो, तो इसका मैक्सिमम मान कितना आ रहा है, मापांक को Z1 प्लस Z2 के रूप में आ रहा है। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों तरफ मापांक लग रहा, मतलब मापांक के अंदर Z1 का मापांक माइनस Z2 के मापांक के रूप में इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली, उसकी मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली। अब आप Z1 माइनस Z2 की भी निकाल सकते हो मैक्सिमम वैल्यू, Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। बताओ Z1 माइनस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये इस वाली असमीका में तो क्या आएगी, ये वाली आएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू के लिए देखो, इसका मापांक ऑफ Z1 माइनस Z2 के रूप में ये वाली आ रही है, मतलब Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू और Z1 प्लस Z2 की मिनिमम वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये भी हो सकती है, और ये Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू ये वाली हो सकती है। क्यों नहीं होगी, ये वाली होगी, क्योंकि इसमें Z1 प्लस Z2 इससे बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, नहीं आ रहा है क्या, Z1 प्लस Z2 से बड़ा क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। जो बड़ा होता है वही मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जो छोटा होता है वही मिनिमम वैल्यू होती है। आपने त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में पढ़ लिया, तो आप अब इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोणांक के बारे में।
अब और हम अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते कोणांक। किसके बारे में स्टार्ट करते? कोणांक। कोणांक को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट या एंड और किसके रूप में जानते? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कोणांक के रूप में इसको जाना जाता है, आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड के रूप में। हम कोणांक में क्या ज्ञात करेंगे? कोण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? कोण ज्ञात करेंगे। कोण भी किन किन के मध्य ज्ञात करेंगे? हम कौन सी संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं? सम्मिश्र संख्या के बारे में। क्या नाम है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में निरूपित किया जाता है। हम कोणांक अब कोणांक किसके मध्य ज्ञात करेंगे? x और y के मध्य ज्ञात करेंगे। x और y कौन से तल में होती है? द्विविमीय तल में होती है। द्विविमीय तल में होती है ना, जैसे ये होती है द्विविमीय तल में। द्विविमीय तल में ये वाला निर्देशांक कौन सा? x निर्देशांक के रूप में बोलते हैं। x निर्देशांक कौन सा होता है? आंसर रियल नंबर को यहाँ निरूपित किया जाता है। और ये कौन सा निर्देशांक होता है? ये y निर्देशांक के रूप में होता है। मतलब इसमें y के मान आएंगे और काल्पनिक मान को यहाँ निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप बताओ इसमें है x और y, तो x y, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी? y लंबा है, ये लंब डल रहा है इस पर, तो लंबा कौन है? y। पीछे वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? y के रूप में। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? x के रूप में हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y के रूप में हो जाएगी। हम इन दोनों के मध्य क्या ज्ञात कर रहे हैं? कोण ज्ञात कर रहे हैं। कोण को क्या लिखेंगे हम? थीटा के रूप में निकले। कोण को क्या रखेंगे हम? थीटा के रूप में लिख दे देंगे। कोणांक ज्ञात करना है हमको क्या ज्ञात करना है? कोणांक ज्ञात करना है। तो आप बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन आप बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार के रूप में होता है। लंब बटे आधार के रूप में। इसमें लंब क्या है? लंब का मान क्या है? y के रूप में। आधार का मान कितना? x के रूप में आ जाता है। तो थीटा बराबर क्या होगा? टेन इनवर्स के रूप में, इसको y अपॉन x के रूप में लिखेंगे। ठीक है, हम कोणांक ज्ञात करने के लिए अगर हमें x और y के मान कोई भी दे रखा हो, मतलब x का मान पॉजिटिव, y का मान नेगेटिव, तो हमें जो थीटा आएगा, थीटा को हम हमेशा पॉजिटिव के रूप में लिखेंगे। ठीक है, थीटा को हम पॉजिटिव के रूप में लिखेंगे। फिर हम पता लगाएंगे कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, मतलब एक्स वाई कौन से कोऑर्डिनेट में है, उसके आधार पर हम कोणांक का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अपना आर्ग्यूमेंट कितना आ गया? तो इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मान, थीटा का मान कितना है? ये अपना क्या होता है? कोणांक के रूप में होता है। क्या होता है? ये कोणांक के रूप में होता है। ठीक है, आप लिख दिए कोणांक के रूप में क्या होता है? थीटा इजिकल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के रूप में होता है। जब वाई क्या होगा? तो वाई हमेशा कहाँ से लिया जाएगा? वाई लिया जाएगा काल्पनिक, जो काल्पनिक नंबर होता है ना, वो काल्पनिक संख्या ऊपर आएगी, और नीचे कौन सी संख्या आएगी? नीचे कौन सी संख्या आ रही है? वास्तविक संख्या के रूप में आ रही है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? थीटा के रूप में, कोणांक के रूप में होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब हम आगे पढ़ते हैं कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं। कोणांक तो हमें लिख लिया, थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के रूप में। अगर ये किसके रूप में आया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के रूप में आ गया। अगर ये एक्स वाई यहाँ पर हो तो कोणांक का मान क्या होगा? अगर एक्स वाई यहाँ पर हो तो कोणांक का मान क्या होगा? अगर वो एक्स वाई यहाँ पर हो तो कोणांक का मान क्या होगा? इसके बारे में हम जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं आपके लिए। देखिए, लिखिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, कोणांक की दो वैल्यू होती है। एक तो होती है प्रिंसिपल वैल्यू होती है, तो प्रिंसिपल वैल्यू होती है जो 180 से और -180 के बीच में होती है। अरे प्रिंसिपल, अरे कैसे सीधा कोणांक ज्ञात करने के लिए जो उसकी जो कोणांक की वैल्यू होगी, तो 0 से आपका बताओ, ये 2b में मतलब 2D होते हैं, मतलब ये वक्र ये होता है ना द्विविमीय तल, ये कितने कोण पे होता है? पूरा 360 डिग्री के। 360 डिग्री को किसके नाम से जाना जाता है? 2 पाई के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 पाई, तो हम कोणांक ज्ञात करेंगे एक तो मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू पर, और एक कोणांक ज्ञात करेंगे 2 पाई वाले पूरे मान पर ज्ञात करेंगे। लेकिन हमारे जो अधिकांश क्वेश्चन है हमेशा मुख्य वैल्यू में से पूछे जाते हैं। हमें यही ध्यान रखना है, मुख्य मान के रूप में हम क्या ज्ञात करें? कोणांक ज्ञात करना। ठीक है ना, कोणांक ज्ञात करना।
पूर्णांक ज्ञात करने के लिए आप दोनों तरफ एक डायग्राम खींच लीजिए। हमें एक तो पूर्णांक ज्ञात करना है, कौन सी वैल्यू पर ज्ञात करना है, हमें एक पूर्णांक मुख्य वैल्यू पर, मुख्य मान पर, मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक आ जाए, तो थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, या इसको यहाँ लगाओ तो यहाँ लगा लो, पाई से लगाकर कहाँ से होना चाहिए, माइनस पाई के रूप में होना चाहिए। और यहाँ थीटा का मान कहाँ से होना चाहिए, 0 से रूप में 2 पाई के रूप में होना चाहिए। अब थीटा मुख्य मान अगर प्रिंसिपल वैल्यू को पूछे तो ये वाला हमें मान ज्ञात करना है। वो देखो पेपर में कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो ये वाला हमें ज्ञात करना है। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। आप कंपैरिजन करना इसमें और उसमें क्या अंतर आ रहा है, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से समझते हैं हम, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको और अधिक इंटरेस्ट आता रहेगा। तो आप बताइए, ये वाला है, ये मैंने क्या खींची, वाई अक्ष के रूप में खींचे, ये मैंने क्या खींची, एक्स अक्ष के रूप में खींची, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में खींची। ये हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अगर पॉइंट ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष के रूप में खींचे, अगर पॉइंट यहाँ हो, अगर पॉइंट यहाँ हो तो पूर्णांक क्या होगा, अगर पॉइंट यहाँ हो तो पूर्णांक क्या होगा, अगर पॉइंट यहाँ हो तो पूर्णांक क्या होगा। मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मानता हूँ तो इसका मान, पूर्णांक का मान क्या आएगा, हमेशा थीटा के रूप में आएगा, हमेशा क्या आएगा, थीटा के रूप में, इसका पूर्णांक के रूप में मान आएगा। अगर कोई पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के रूप में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट के रूप में होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट के रूप में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के रूप में होगा, ठीक है। आगे आपका समझ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, एक्स वाई के रूप में, मतलब एक्स वाई पॉजिटिव के रूप में होता है। इसमें क्या होगा, माइनस एस के रूप में, वाई के रूप में, इस प्रकार के पॉइंट दिए होंगे। इसके रूप में कौन से पॉइंट दिए होंगे, माइनस एस के रूप में, माइनस वाई के रूप में पॉइंट दिए हुए होंगे। इसके रूप में कौन सा, एक्स और माइनस वाई के रूप में पॉइंट दिया हुआ होगा। अगर यहाँ थीटा मान लिया तो यहाँ से इसका पूर्णांक कितना होगा, मैंने इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया तो यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ थीटा के रूप में मान लें, यहाँ थीटा के रूप में बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पूरा कितना है, पाई के रूप में, पाई में से थीटा घटाए तो यहाँ कितना आएगा, इसका कोणांक पाई माइनस थीटा के रूप में। इसको इधर मत लिखो नहीं तो आप समझ जाओगे ये इसका कोणांक है, तो इसका रूप में पाई माइनस थीटा के रूप में आ गया। तो पाई माइनस थीटा के रूप में आ गया, समझ गए। तो आप बताओ, अगर कोई बिंदु दूसरे क्वाड्रेंट में है तो उसका कोणांक कितना होगा, पाई माइनस थीटा के रूप में होगा। अगर कोई बिंदु तीसरे क्वाड्रेंट के रूप में आ गया, तीसरे क्वाड्रेंट को मैं किस रूप में, ऐसे रूप में निरूपित करता हूँ, किसी भी कर सकते हो, तीसरे क्वाड्रेंट के रूप में आ गया अगर कोई बिंदु, तो इसका कोणांक मान कितना होगा, चलो यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका कोणांक मान कितना होगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, ये पाई के रूप में और ये थीटा के रूप में, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, कोणांक कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो इसका मान कितना होगा, पाई प्लस थीटा के रूप में होगा। अगर कोई पॉइंट तीसरे क्वाड्रेंट में होगा तो इसका कोणांक मान कितना होगा, पाई प्लस थीटा के रूप में होगा। अगर कोई बिंदु दूसरे क्वाड्रेंट के रूप में होगा तो इसका कोणांक मान कितना होगा, पाई माइनस थीटा के रूप में होगा। पहले क्वाड्रेंट में होगा तो कोणांक मान थीटा के रूप में होगा, ठीक है। अगर ये बताइए चौथे क्वाड्रेंट में चल गया, अगर कोई बिंदु चौथे क्वाड्रेंट के रूप में चल गया, यहाँ पर चल गया, तो इसका मान, कोणांक मान कितना हो जाएगा, चलो बताओ। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये कितना, तो यहाँ से यहाँ तक का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करने के लिए क्या आएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 2 माइनस थीटा के रूप में हो जाएगा। ये वाला कोणांक कितना हो जाएगा, पूरा एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, ये पूरा 2 पाई के रूप में बना रहा है। 2 पाई में से हमने कौन सा घटा दिया, सिर्फ ये थीटा वाला पोर्शन घटा दिया, तो 2 पाई माइनस थीटा के रूप में यहाँ पे बच जाएगी। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कोणांक का मान कितना होगा, देखो थीटा के रूप में होगा। थीटा को अगर अपन क्या माने, अल्फा के रूप में माने, थीटा को क्या माने, अल्फा के रूप में माना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोणांक कितना हो जाएगा, अल्फा के रूप में हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोणांक का मान कितना हो जाएगा, अगर टेन थीटा और थीटा आ रहा था, थीटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के रूप में, जो थीटा के रूप में मगर अल्फा माना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, पाई माइनस के रूप में अल्फा के रूप में हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के रूप में कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा के रूप में हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा 2 पाई माइनस के रूप में अल्फा के रूप में हो जाएगा। ये कोणांक के मान आ गए हैं, अपने को ध्यान रखना है, ये कोणांक के मान होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम प्रिंसिपल वैल्यू पर कोणांक के मान ज्ञात करते हैं, जो हम अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें और इसमें आप कंपैरिजन करना कि क्या क्या अंतर है, क्या क्या अंतर नहीं है। तो मुख्य मान ज्ञात करेंगे, मुख्य मान के अंतर्गत हम कोणांक का मान ज्ञात करेंगे। मुख्य मान क्या होते हैं, पाई से माइनस पाई के रूप में।
पाई क्या होता है, पाई होता है 0 से पाई। आप कौन सी घड़ी की विपरीत एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलोगे, मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर चलोगे तो पाई के एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा की ओर चलोगे तो माइनस पाई का मान लिया जाएगा, माइनस वैल्यू ली जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए बताऊँ, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अगर आप ऐसे चलोगे तो कौन से पॉजिटिव वाले मान लिए जाएंगे, अगर आप ऐसे चलोगे तो कौन से मान लिए जाएंगे, माइनस नेगेटिव वाले मान लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे चलोगे तो पॉजिटिव वाले मान लिए जाएंगे। ये आप बचपन मतलब जो छोटी क्लासों में वो पढ़ चुके हो। और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव मान लिए जाएंगे, और मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन से नेगेटिव मान लिए जाएंगे। ठीक है, हम मुख्य मान के रूप में पढ़ते हैं। मुख्य मान पूर्णांक ज्ञात करना, तो पूर्णांक का मुख्य मान के अंतर्गत पूर्णांक ज्ञात करना। अगर इसमें भी कितने क्वाड्रेट होते हैं, 4 क्वाड्रेट होते हैं। चारों क्वाड्रेट के रूप में हमें ज्ञात करना है चारों क्वाड्रेट में पूर्णांक क्या क्या आते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेट, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेट के रूप में, ये सेकंड क्वाड्रेट, ये थर्ड क्वाड्रेट के रूप में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेट के रूप में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूर्णांक क्या होगा, मैं अगर कैसे चला, सीधा ऐसा के रूप में चला, इसमें पूर्णांक का मान कितना होगा, इसके पूर्णांक का मान थीटा के रूप में होगा। थीटा को मैंने क्या मान लिया, थीटा को मान लिया मैंने अल्फा के रूप में। ध्यान से देखो आप, थीटा अगर मैंने पूर्णांक पहला क्या होगा थीटा, थीटा को क्या मान लिया मैंने अल्फा के रूप में मान लिया, तो अल्फा हो गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब दूसरे निर्देश मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पूर्णांक मान, अगर कोई बिंदु यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो इसका पूर्णांक मान कितना होगा, पूर्णांक मान हमें ज्ञात करना है, मतलब ऐसी दिशा में ज्ञात करना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ज्ञात करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यहाँ थीटा है, इसको मान लिया हमने थीटा के रूप में मान लिया। इस वाले बिंदु पर कितना बन रहा है, थीटा के रूप में बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा, मतलब इसका पूर्णांक ये वाला ज्ञात करना है, तो यहाँ पाई माइनस के रूप में थीटा के रूप में बनेगा। थीटा को हमने क्या मान लिया, अल्फा के रूप में मान लिया, तो इसको हटाओ, इसको क्या मान लिया मैंने, अल्फा के रूप में मान लिया। तो पूर्णांक का मान क्या आता है, पाई माइनस अल्फा के रूप में हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे चलूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कोई बिंदु हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे चलूँगा, अब मैं ऐसे आ सकता हूँ क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि पूर्णांक का मान हमें क्या लेना है, पाई से माइनस पाई के रूप में लेना है। अगर मैं यहाँ से आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, पूर्णांक पाई प्लस के रूप में आ जाएगा, पाई प्लस थीटा के रूप में आ जाएगा, जो अपने मुख्य वैल्यू में नहीं आएगा। तो अब हमें किस रोड चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा ऐसे उल्टी डायरेक्शन में, ऐसे उल्टी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ऐसे उल्टी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना पूर्णांक बना, पाई माइनस अल्फा के रूप में बना, इसका नेगेटिव लगा दूँ, पाई माइनस अल्फा ऊपर के रूप में बन रहा है, इसका नेगेटिव यहाँ पे इसका पूर्णांक के रूप में बनेगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार में ऊपर के रूप, अगर मेरा बिंदु फोर्थ क्वाड्रेंट के रूप में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के रूप में मतलब कैसे, इस वाले पॉइंट पर होगा, तो इस वाले पॉइंट पर होगा तो इसका पूर्णांक मान कितना होगा, यहाँ थीटा आ रहा है, इसमें ऊपर इधर प्लस थीटा के रूप में चला, नीचे चलाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के रूप में अल्फा के रूप में आ जाएगा, माइनस अल्फा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, आपको मुख्य पूर्णांक के तो ध्यान ही नहीं रखना है, मुख्य पूर्णांक के क्यों ध्यान नहीं, बस ऊपर वाले मान ध्यान रख लो, नीचे वाले मान अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, अपने आप कैसे आ रहे हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूर्णांक का मान कितना है, अल्फा या थीटा के रूप में आ रहा है, मैंने उसको मान लिया, चलो आप मत मानो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा के रूप में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पूर्णांक का मान कितना आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा के रूप में आएगा। पाई माइनस थीटा के रूप में कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज के रूप में जा रहे हैं, पाई माइनस थीटा के रूप में आ जाएगा। अगर इसके रूप में आ रहा है तो इसका अब पाई माइनस थीटा के रूप में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेकंड क्वाड्रेंट आया इसके ऊपर वाला, इसको माइनस लगा दूँ। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना है, जो थीटा आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका माइनस लगा दो, बस ये पूर्णांक के रूप में आ जाएगा। ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या डिफरेंट निकल रहा है, इसमें आ रहा है थीटा या अल्फा के रूप में लिख दो, इसमें पाई माइनस अल्फा के रूप में आ रहा है, या अल्फा या थीटा लगा आप। मैंने थीटा को क्या माना, अल्फा के रूप में मान लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा भी लिख सकता हूँ, इसको थीटा को अल्फा के रूप में भी लिख सकता हूँ, इसको थीटा को अल्फा के रूप में भी लिख सकता हूँ, थीटा को अल्फा के रूप में भी लिख सकता हूँ, इसमें थीटा को अल्फा के रूप में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें पहले क्वाड्रेंट में पूर्णांक क्या आ रहा है, अल्फा, इसमें भी अल्फा आ रहा है। दूसरे में क्या आ रहा है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा के रूप में आ रहा है। तीसरे में क्या आ रहा है, पाई प्लस अल्फा के रूप में, माइनस पाई माइनस अल्फा के रूप में आ रहा है। चौथे में क्या आ रहा है, 2 पाई माइनस अल्फा के रूप में आ रहा है, 2 पाई माइनस अल्फा के रूप में आ रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस अल्फा के रूप में, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मुख्य मान और इसके 0 से 2 पाई मध्य के
मध्य जो कोणांक होगा वो तो सेम होगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, बदलेगा किसमें, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बदलेगा। क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बदल रहा है, क्योंकि जो मुख्य वैल्यू होती है जो पाई से माइनस पाई के मध्य होती है, और इसमें जिस कारण हमें क्या मुख्य मान में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ज्ञात करने के लिए हमें वक्र को मतलब हमें कोण को कौन सी दिशा में लेना पड़ा है, क्लॉकवाइज दिशा में लेना पड़ा है। लेकिन हमने जिसमें इसमें इस वाले में 0 से 2 पाई के मध्य में हमें जो सारे कोण लिए गए वो कौन सी दिशा में लिए गए, हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लिए गए। इस कारण थर्ड में कौन सा आ गया, पाई प्लस थीटा के रूप में आ गया, और फोर्थ में क्या आ गया, 2 पाई माइनस थीटा के रूप में भी आ गया। ठीक है, अब आप इनको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणांक में से हर साल प्रश्न ही पूछे जाते हैं, आरपीसी हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो, आरपीसी सेकंड ग्रेड हो, इन सभी मतलब कौन सी भी मतलब जो बड़ी बड़ी एग्जाम होते हैं जैसे जेई मेंस के हो, सब में कोणांक से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कोणांक पढ़ लिया आपने, अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। कोणांक की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब कोणांक के गुणधर्म क्या होते हैं, आप इनको उतार लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोणांक के गुणधर्म। कोणांक के गुणधर्म, कोणांक के गुणधर्म, गुणधर्म मतलब कोणांक की प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी हमने पिछली कक्षा में मापांक के गुणधर्म के बारे में पढ़ा, तो मापांक के गुणधर्म के माध्यम से हम मापांक के जो सवाल होते हैं उनको ईजिली मतलब आसानी से कर पा रहे हैं। इस कारण हम इसकी भी प्रॉपर्टी होती है जो कोणांक की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोणांक के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। कोणांक के गुणधर्म क्या होता है, क्या होते हैं, तो आप बताइए। इसको मैं लिखूं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट किसको निरूपित करेंगे, कोणांक के रूप में निरूपित करेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मैंने Z2 के रूप में, दोनों के रूप में क्या किसका चिन्ह लगाया है, गुणा के रूप में होगा। अगर दो संयुग्मी संख्या जिनका मतलब Z1 Z2 गुणा के रूप में आ रही है उनका कोणांक ज्ञात करना हो तो आप इसको अलग अलग करके भी इसका कोणांक ज्ञात कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस के रूप में, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के रूप में भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो वैल्यू आएगी, आपने जो लॉग वाले फॉर्मूले पढ़े ना उसके आधार पर ही आ रही है वैल्यू। जैसे आप बताओ log m इंटू एन का मान कितना होता है, इसका मान होता है log m के रूप में होता है, प्लस के रूप में log n के रूप में होता है। ठीक है, इसी प्रकार आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 का मान कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के रूप में होगा। आप बताइए इसी प्रकार आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की पावर n लग रही है तो इसका मान कितना होगा, ये Z1 n के रूप में आगे आ जाएगी, और इसका मान कितना होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 के रूप में होगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 के रूप में होगा। आप बताइए अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इनवर्स को क्या लिख सकते हैं आप, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/Z के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/Z के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा ये इन्वर्स, जैसे n बार आ गया तो इन्वर्स के रूप में -1 है, ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 के रूप में इसका मान हो जाएगा। इसी प्रकार बताइए आप मिल लें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z/Z2 का मान हो तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के रूप में इसका मान होगा। ठीक है, हमें ये चार फॉर्मूले आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 के रूप में, आर्ग्यूमेंट Z1 का अगर घात n लग रही है तो उसका n आगे आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इनवर्स के रूप में होगी तो इसको रूप में ऐसे 1/Z के रूप में भी लिख सकते हैं, -12 आ गया, आर्ग्यूमेंट Z1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 के रूप में हो तो आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये पूरी लॉग के फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। बस आप लॉग के फॉर्मूले याद है आपको तो आर्ग्यूमेंट के गुणधर्म भी आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, हमने आर्गुमेंट के फॉर्मूले पढ़ लिए, अब हमने आर्गुमेंट के गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कोणांक के कुछ सवालों के बारे में हम अध्ययन करते। अब कोणांक के सवाल करते, हमने कोणांक के बारे में पढ़ लिया, आप कोणांक के सवाल करते। भाई कोणांक में किस तरह के सवाल आते, हमें आ रहे या नहीं आ रहे या क्या आ रहे, उसके बारे में हम अध्ययन करते। ठीक है, आप सभी इनको उतार लीजिए।
हमने कोणांक के बाद हम पढ़ते हैं। चलो मैं आपके लिए एक सवाल देता हूँ। तो क्वेश्चन है, आपको 1/1 प्लस आयोटा का कोणांक ज्ञात करना है। कोणांक ज्ञात करो। कोणांक ज्ञात करना है हमें। हमेशा कोणांक कौन सी वैल्यू में ज्ञात करेंगे? हम प्रिंसिपल वैल्यू में। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान के अंतर्गत ही हम कोणांक का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 1 आयोटा का हमें कोणांक ज्ञात करना है। अगर आपको कोणांक वो 0 से 2 पाई के मध्य भी ज्ञात करना हो तब भी आप कर सकते हो। आपको थीटा रखना है। मैं आपके लिए दोनों तरीके से बता दूंगा। प्रिंसिपल वैल्यू में कोणांक का मान क्या आता है और प्रिंसिपल वैल्यू के बाद में प्रिंसिपल वैल्यू में कोणांक का मान क्या आता है और 0 से 2 पाई के मध्य कोणांक का मान क्या आता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसको कोणांक मान ज्ञात करने के लिए पहले इसको आप इसका जो मतलब जो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे z बराबर x प्लस आयोटा वाई के रूप में चेंज करो। x प्लस आयोटा वाई के रूप में चेंज करने के लिए मैं इसको क्या करना, इसका संयुग में से ऊपर नीचे गुणा करूंगा। संयुग में से ऊपर नीचे गुणा करूंगा 1 प्लस आयोटा के रूप में इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा के रूप में गुणा कर लिया मैंने इसको गुणा। अब बताओ इसका मान कितना होता है? इसका मान होगा 2 के रूप में, इसका मान 1 माइनस आयोटा के रूप में, तो इसको 1/2 माइनस 1 आयोटा 2 के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये जेड का स्टैंडर्ड मान आ गया। तो यहाँ जेड बराबर 1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2 के रूप में हो गया। अब मुझे इसका कोणांक ज्ञात करना है, तो इसका थीटा इज इक्वल क्या होगा? tan इनवर्स के रूप में होगा। y का मान कितना आ रहा है? a-1/2 के रूप में आ रहा है। इसका 1/2 के रूप में आ गया, कट गया। मापांक क्या करता है? जो अंदर वाली संख्या होता है उसको हमेशा पॉजिटिव मान देता है। तो थीटा का मान कितना आ रहा है? tan इनवर्स के रूप में 1 का मान आ रहा है। इसका मान π/4 के रूप में आ रहा है, π/4 के रूप में आ रहा है। थीटा का मान 1 का मान कितना होता है? π/4 की वैल्यू होती है। चलो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये बिंदु हमें ज्ञात करने कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? x का मान क्या आ रहा है? पॉजिटिव के रूप में। y का मान क्या आ रहा है? नेगेटिव के रूप में। आप देखो, दिमाग लगाओ, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से के रूप में आ रहा है? मुख्य मान के अंतर्गत। पहले हम ज्ञात करें पॉजिटिव और नेगेटिव। x का मान पॉजिटिव, y का मान नेगेटिव के रूप में। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में आ रहा है। तो कोणांक क्या आता है? यहाँ कोणांक थीटा का मान कितना होता है? माइनस अल्फा के रूप में हो जाता है। माइनस के रूप में आ जाए क्योंकि ऊपर से आ जाता है, ऊपर से होता है। हमें यहाँ मुख्य मान के अंतर्गत माइनस थीटा के रूप में हो जाता है। तो इसका कोणांक का मान कितना होगा? तो यहाँ कोणांक का मान कितना होगा? कोणांक क्या लिखो आप? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के रूप में लिखो। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के रूप में, तो माइनस थीटा के रूप में। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही? -π/4 के रूप में। इसका क्या आ जाएगा? इसका कोणांक के रूप में आ जाएगा। कोणांक आ जाएगा किसके अंतर्गत आ जाएगा? मुख्य मान के अंतर्गत, मुख्य मान के अंतर्गत कोणांक हो जाएगा। अगर मैं 0 से 2 पाई के अंतर्गत लिखूं तो 0 से 2 पाई के अंतर्गत यहाँ क्या आता है? यहाँ आता है 2 पाई माइनस थीटा के रूप में आता है। थीटा को मैंने अल्फा माना, कोई बात नहीं, आप मान लो या मत मानो। तो 2 पाई माइनस थीटा के रूप में माना मैंने। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? π/4 के रूप में आ रही है। तो 2 पाई माइनस के रूप में π/4 के रूप में आ गया। 2 पाई माइनस π/4 किलो मतलब 360 में से 45 घटाना है आपको। या इसको ऐसे करो, 8 के रूप में हो गए, इसका लसर ले लो। 8 के रूप में हो गया, 8 में से 1 पाई गया था, कितना बचा? 7 पाई के रूप में। तो 7 पाई अपॉन 4 के रूप में आ गया। ये 0 से 2 पाई के मध्य आ गई। तो इसकी एक तो कोणांक आ गया मुख्य मान के मध्य, एक 0 से 2 पाई के मध्य इसका कोणांक ज्ञात करना है। आप सबका आपने फॉर्मूले पढ़ ही लिए, उन फॉर्मूलों के आधार पर आप कर सकते हो। चलो मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसको एक और तरीके से बताता हूँ मैं आपके लिए। इस सवाल के लिए एक और तरीके से जानने के लिए पहले मैं आपके लिए कुछ और कोणांक के बारे में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हमने जो कोणांक के फॉर्मूले पढ़े थे, वो कोणांक के फॉर्मूले हमने निर्देश जो क्वाड्रेंट के रूप में पढ़े थे। अगर कोई बिंदु x अक्ष के रूप में x अक्ष पे आ जाए, कोई y अक्ष के रूप में आ जाए, कोई मतलब -x अक्ष के रूप में आ जाए, कोई -y अक्ष के रूप में आ जाए, तो इस स्थिति में कोणांक क्या होगा? अगर देखो मैं बताता हूँ। अगर z के रूप में मैंने माना a प्लस आयोटा b के रूप में, a प्लस आयोटा b के रूप में, या आप x प्लस आयोटा y के रूप में कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अगर मैंने माना b बराबर 0, तो b बराबर 0, आप बताओ, ये मैंने लिख लिया ये निर्देशांक। इसमें b बराबर 0 कहाँ पर आएगा? b बराबर 0 मतलब b कौन सी? काल्पनिक में मतलब b बराबर 0 कहाँ होता है? मतलब x अक्ष पे होता है। तो या तो a यहाँ पर होगा,
ए यहाँ पर होगा। ठीक है, दो तरीके से हो सकती है। ए मतलब यहाँ होने के लिए इसको मतलब ये कौन से अक्ष है, एक्स, तो ए का मान हमेशा यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव के रूप में होगा। अगर यहाँ ए के मान क्या होगा, नेगेटिव के रूप में होगा। इधर वाली नेगेटिव अक्ष के रूप में आती है, इधर पॉजिटिव अक्ष के रूप में आती है। चलो बताओ, तो जेड बराबर मैंने मान लिया ए प्लस आयोटा बी के रूप में मान लिया। अगर बी बराबर 0 हो तो बी को तो हटा सकते हो आप, हटा दे। अब इनका कोणांक ज्ञात करना है मुझे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के रूप में ज्ञात करना है। इसका कोणांक ज्ञात करना है हमने को बी बराबर 0 की स्थिति में। तो बी बराबर 0 की स्थिति में दो कोणांक हो सकते हैं इसके। यदि ए बराबर 0 के रूप में हो तो इसका कोणांक मान 0 होगा। अगर ए का मान लेस देन 0 के रूप में, इसका कोणांक मान पाई के रूप में होगा। हाँ बताओ, इसमें क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है, 0 डिग्री के रूप में आता है, यहाँ पे क्या आता है, पाई के रूप में आता है, और यहाँ पे क्या आता है, पाई/2 के रूप में आता है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई/2 के रूप में आएगा। हम किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम हमेशा मुख्य मान की वैल्यू की बात कर रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, हम मुख्य मान के अंतर्गत ही कोणांक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अधिकांश मुख्य मान के अंतर्गत ही कोणांक पूछे जा रहे हैं। तो आप बताइए, जिससे यहाँ पर आता है 0 डिग्री के रूप में आता है, यहाँ पाई के अंतर्गत आता है, यहाँ पाई/2 के अंतर्गत आता है, यहाँ माइनस पाई/2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आप जैसे इसको ऐसे घुमाओगे तो यहाँ माइनस पाई, यहाँ प्लस माइनस पाई के रूप में भी आ सकता है, यहाँ प्लस माइनस पाई के रूप में भी आ सकता है। तो ए का मान ग्रेटर देन 0 के रूप में होगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 के रूप में हुआ, इसका मान 0 के रूप में होगा। ए लेस देन 0 के रूप में हुआ तो उसका मान पाई के रूप में हो सकता है। इसी प्रकार ये कौन सी संख्या होगी, ये हमेशा कौन सी संख्या होगी, विशुद्ध वास्तविक संख्या, विशुद्ध वास्तविक। हमेशा आप बताओ, तो हमेशा आपके लिए दे रखा हो विशुद्ध वास्तविक, मतलब विशुद्ध वास्तविक संख्या का कोणांक का मान कितना होता है, 0 या पाई के रूप में होता है। 0 कब होता है, जब जो विशुद्ध वास्तविक संख्या दे रखी हो, अगर वो पॉजिटिव हो तो उसका मान 0 के रूप में आएगा। अगर वो नेगेटिव हो तो उसका मान किसके रूप में आएगा, पाई के रूप में आएगा। ठीक है, विशुद्ध वास्तविक संख्या के रूप में होगी। अगर आर्ग्यूमेंट, इसी प्रकार आपको ये विशुद्ध वास्तविक संख्या के रूप में लिख लिया। ठीक है, हम इसी प्रकार क्या रखेंगे, विशुद्ध काल्पनिक, जो काल्पनिक शुद्ध रूप मतलब विशुद्ध रूप से काल्पनिक संख्या हो, उसका कोणांक का मान क्या होता है। जैसे आप बताओ, जेड बराबर मैंने लिखा, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी के रूप में। इसको विशुद्ध काल्पनिक बनाने के लिए ए का मान क्या होना चाहिए, 0 के रूप में होना चाहिए। ए का मान 0 के रूप में, मतलब पॉइंट कहाँ पर आ गया, ए 0 बराबर पॉइंट 1 तो यहाँ आ गया, 0 से बी के रूप में आ गया। अगर यहाँ पॉइंट आएगा तो इस पे बी का मान क्या होगा, पॉजिटिव के रूप में। अगर यहाँ पॉइंट आ गया 0 के रूप में, माइनस बी के रूप में होगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ कोण का मान कितना होता है, यहाँ होता है पाई/2 के रूप में होता है। अगर यहाँ नीचे में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलूँगा तो यहाँ कोण का मान कितना होगा, माइनस पाई/2 के रूप में कोण का मान हो जाएगा। तो आप बताओ, मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का रूप में कितना होगा जब आयोटा बी के रूप में बचे। आयोटा बी एक प्रकार की कौन सी संख्या है, ये एक प्रकार की कौन सी संख्या है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या के रूप में। विशुद्ध काल्पनिक संख्या आ रही है क्योंकि ए बराबर अपन ने क्या मान लिया, 0 के रूप में मान लिया। विशुद्ध काल्पनिक संख्या के रूप में आ रही है, तो इसका मान दो मान होंगे। अगर b ग्रेटर देन 0 के रूप में होगा तो इसका मान क्या होगा, पाई/2 के रूप में होगा। अगर b लेस देन 0 के रूप में होगा तो इसका मान क्या होगा, माइनस पाई/2 के रूप में होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ विशुद्ध काल्पनिक संख्याओं का कोणांक ज्ञात कर रहा हूँ तो उसका कितना मान आएगा, 2 मान आएंगे। 2 मान कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो पाई/2 के रूप में आ रहा है, एक माइनस पाई/2 के रूप में आ रहा है। पाई/2 कब आ रहा है, जब b का मान ग्रेटर देन 0 के रूप में हो। माइनस पाई/2 कब आ रहा है, जब b का मान लेस देन 0 के रूप में हो। ठीक है, अब आपने जैसे पिछला सवाल किया था उसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ आपको। जैसे मैंने पिछला वाला सवाल लिखा है, कोणांक ज्ञात कीजिए, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा का कोणांक ज्ञात करना है। इसका कोणांक का मान कितना आया था, आपने पिछला अभी थोड़ी बहुत देर बाद तो कोणांक का मान, मुख्य मान के अंतर्गत कोणांक कितना आया था, मुख्य मान के अंतर्गत जो कोणांक आया था वो आया था माइनस पाई/4 के रूप में देखा था आपने। और मुख्य मान के अंतर्गत हम मुख्य मान के अंतर्गत ही कोणांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसको आप कोणांक की प्रॉपर्टी लगाओ। कोणांक की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप मान ज्ञात कर, आर्गुमेंट ऑफ जेड का मान ज्ञात करना है तो आप आर्गुमेंट ऑफ 1/1 प्लस आयोटा के रूप में लिखो। मुख्य जो कोणांक की प्रॉपर्टी होती है, आर्ग्यूमेंट Z1/Z2 का मान क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 के रूप में होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के रूप में होता है। ठीक है,
तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 के रूप में लिख सकते हो, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा के रूप में लिख सकते हो। लिख लिया। अब बताओ ये हमेशा क्या विशुद्ध वास्तविक संख्या, विशुद्ध वास्तविक संख्या कौन सी हमेशा 1 क्या आ रही है, पॉजिटिव की मान आ रही है, तो इसका मान कितना होगा, पूर्णांक का मान कितना होगा, 0 के रूप में होगा। बताया नहीं बताया मैंने आपके लिए अभी, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे इसका मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 का हमें पूर्णांक याद करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 का पूर्णांक याद करना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स के रूप में होगा। यहाँ 1 आ रहा है, 1 के रूप में कौन सी संख्या आ रही है, हमेशा ये वास्तविक संख्या के रूप में रही, तो 0/1 के रूप में। x का मान आ रहा है 1, तो इसका मान क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 के रूप में हो रहा है। थीटा 0 का मान 0 पे तो आता है, tan इनवर्स 0 का मान 0 पे तो आता है, तो थीटा बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार आर्ग्यूमेंट ऑफ हमें ज्ञात करना 1 प्लस आर्ग्यूमेंट 1 प्लस आयोटा के रूप में ज्ञात करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स के रूप में लिख सकते हो। tan इनवर्स हमेशा कौन सी संख्या के रूप में, tan इनवर्स के रूप में। यहाँ क्या आ रहा है, y का मान क्या आ रहा है, +1 के रूप में, x का मान क्या आ रहा है, +1 के रूप में, तो इसका पूर्णांक का मान कितना है, -π/4 के रूप में। आगे आंसर, मुख्य पूर्णांक का मान कितना है, -π/4 के रूप में। इसी प्रकार हम इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, गुणा मतलब पूर्णांक की प्रॉपर्टी लगाकर। पूर्णांक की प्रॉपर्टी लगाने से अधिकांश सवाल इजीली हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखो। माइनस मुख्य मान आ गया, आप पूर्णांक अब कोई सा मान ज्ञात करो वो आ जाएगा आपको, ठीक है। अब और सवाल करते हैं इसके पूर्णांक के अंतर्गत। आप प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसको जो एग्जाम के थ्रू जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें प्रॉपर्टी बेस्ड तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आप समझ लो। क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन देगा, या संयुग में भी मतलब समिश्र संख्या भी ऐसी देगा जो आपको सोल्व करनी पड़ेगी। आपको सोल्व करना है और उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसी प्रकार आप पूर्णांक ज्ञात करो, जैसे थीटा बराबर 1 प्लस √3 आयोटा के रूप में आ गया, 1 माइनस √3 आयोटा के रूप में आ गया। इसका पूर्णांक आप ज्ञात करोगे, जैसे वो इसको हल करो, इसको मतलब इसका संयुग में से ऊपर नीचे गुणा करो, फिर इसका स्टैंडर्ड मान बनाओ, तो इसका लेंथ हो जाएगा, आप सीधा ज्ञात करो। अगर आप जिससे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी डेवलप होती जाएगी। चलो मैं इसका प्रॉपर्टी लगाता हूँ सीधा, तो आर्ग्यूमेंट हमें ज्ञात करना है 1 प्लस के रूप में √3 आयोटा के रूप में, माइनस प्रॉपर्टी लगाई मैंने सीधी, ध्यान रखो, या मैं धीरे धीरे चलो 1 प्लस √3 आयोटा के रूप में, इसका रूप में भी, क्योंकि ये क्या होगा, ये होगा Z1 के रूप में, इसको मान लो Z2 के रूप में मान लो, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट यानी पूर्णांक ज्ञात करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 के रूप में भी लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के रूप में भी लिख सकते हो। इसी प्रकार मैंने इस दोनों को अलग अलग कर लिया, ये क्या है, Z के रूप में मान लिया मैंने इसको पूरे को, ये Z1 के रूप में कोई संख्या, Z1 के रूप में कोई संयुग्मी संख्या है, ये Z2 के रूप में कोई सम्मिश्र संख्या के रूप में। अब मैंने इसकी प्रॉपर्टी लगाई, अलग अलग कर लिया, इसको अलग करो आप, 1 माइनस √3 आयोटा के रूप में हो गया। अब इसको पूर्णांक वाला फॉर्मूला लगाओ। ये ध्यान रखना है, पूर्णांक में कौन से साइन में, सब ध्यान रखना है, इसमें सब कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के रूप में आ रहा है, तो tan इनवर्स के रूप में क्या आएगा, y का मान √3 के रूप में आ रहा है, 1 के रूप में आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको कोष्टक लगा दो, कोष्टक लगा लो, क्योंकि ये कौन से कोऑर्डिनेट के रूप में जाना है, इसको कौन से कोऑर्डिनेट के रूप में जा रहा है, ये -√3 है, ये कौन से कोऑर्डिनेट के रूप में जा रहा है, x का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव के रूप में आ रहा है, y का मान नेगेटिव के रूप में आ रहा है, तो कौन से कोऑर्डिनेट के रूप में जा रहा है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट के रूप में जा रहा है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में पूर्णांक क्या होता है, माइनस के रूप में होता है, तो इसका पूर्णांक क्या होगा, tan इनवर्स के रूप में, tan इनवर्स के रूप में लिख सकते हो, √3/1 के रूप में होगा, √3 1/1 के रूप में। लेकिन यहाँ पूर्णांक क्या आएगा, इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस के रूप में आएगा, तो माइनस लगा दो आप, या माइनस फिर बाद में लगा देना, जैसे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा π/6 के रूप में होगा, नहीं √3 मतलब 60 डिग्री π/3 के रूप में हो गया, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, π/3 मतलब 60 डिग्री को π/3 के रूप में, मतलब 60 डिग्री के रूप में होगा। इसी प्रकार ये कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट के रूप में जा रहा है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में पूर्णांक थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के रूप में अल्फा के रूप में हो जाएगा। अगर इसका मान थीटा आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान थीटा का मान कितना आ रहा है, थीटा का मान यहाँ पर इस वाली कंडीशन में आ रहा है π/6 के रूप में, लेकिन ये कौन से कोऑर्डिनेट में,
नहीं π/3 के रूप में आ रहा है। कौन से क्वाड्रेट में? फोर्थ क्वाड्रेट के रूप में। इसके लिए इसका थीटा का मान कितना होगा? -π/3 के रूप में होगा। तो यहाँ -π/3 के रूप में लगा दो तो इसका मान कितना होगा? मतलब 60 कितना हो? 120। 120 के रूप में कितना होगा? π/3 के रूप में इसका मान आ जाएगा। ठीक है, हमने पूर्णांक के बारे में सामान्य जानकारी ले ली। पूर्णांक के हम अधिकांश सवाल कर लिए। अब हम पढ़ेंगे आगे पूर्णांक के बारे में और पढ़ेंगे। अब आज की क्लास को यहीं देते विराम। अब पढ़ते अगले वीक, अब पढ़ते अगले लेक्चर में। धन्यवाद।